हेलो एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट इस बार क्लास 10th का एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं उनके लिए आज हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन व्याकरण के लेकर के आए हैं, जो कि आपको 10 हैं। आपको कम से कम से हमें आपको ये देख लेना चाहिए, क्योंकि ये हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। आप अपनी क्षमता भी देख सकते हैं कि आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ाई किया है उसी में से आपको ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को जरूर देखिए और आप कितना सही कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्रो एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों के सम्मिलित किया गया है। स्रो एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। बिल्कुल आप आंसर पहले नोट कर लीजिए कि कौन सा सही होगा, फिर मैं बताता हूँ। फिर आप जो है इसमें देख सकते हैं, सभी ऑप्शन पढ़िए। तो पहला ऑप्शन है सो और रो वर्णों को मिला करके ये स्रो बना है, या फिर सो मूर्धन सो और रो वर्णों को, या तलम सो और रो वर्णों को, या फिर स्रो और ओ वर्णों को जोड़ करके। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अठन्नी में कौन सा समास है। अठन्नी में कौन सा समास है। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, फिर अपने नोटबुक में आप बिल्कुल इसको अथी कीजिए कि कौन सा होगा इसका आंसर। कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु या अव्ययभाव समास। तो इसमें आप देख सकते हैं अठन्नी यानी कि संख्या बोधक है। इसमें संख्या बोधक जिसमें भी रहता है शुरुआत में, तो वो कौन सा होता है। जब भी शुरुआत में अगर संख्या बोधक रहे तो उसमें कौन सा समास होगा, तो उसमें हो जाएगा आपका द्विगु। याद रखेंगे इसको आप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित में से जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें आपका ऑप्शन है री, ई, री या आरी। इसमें से कौन होगा। तो आप जानते हैं प्रत्यय, इसे से आप याद रखेंगे प्रत्यय यानी पीछे। ठीक है, जो पीछे आपका लगा हुआ रहता है, जिस शब्द में जो शब्द पीछे से जुड़ता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो जुआरी जो लिखा हुआ है, इसमें देख सकते हैं जू अलग हो जाएगा, आरी अलग हो जाता है, यानी कि आरी जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो री, ई और री नहीं होकर के इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी बच्चे डी एकदम आंसर किए होंगे तो बिल्कुल उनका सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आपका है कि निम्नलिखित में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका नरेश, सम्राट या नारिंदर या देवर्षि। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको इसमें से ये चूज करना है कि कौन संधि का उदाहरण नहीं है। संधि मतलब कि दो अलग अलग शब्दों से जो मिल करके बनता है तो वो संधि होता है। दो शब्दों को मिलकर के, नरेश जैसे एक नर जोड़ ईश, ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर। सम्राट एक नारिंदर है तो नारी जोड़ इंद्र, ये भी मिला हुआ है। देव जोड़ ऋषि, ये भी मिला हुआ है। लेकिन आप सम्राट देख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। सम्राट जो है दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के नहीं बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा संधि का उदाहरण सम्राट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जैसे आप सुनते होंगे कि इसको बाहर का हवा लग गया है, कहता है ना, कहता है कि बाहर को इसको हवा लग गया है इस बच्चे को, जिसके कारण ये नशा की लत पड़ गया है इसको। ठीक है, तो बाहर का हवा लगना यानी कि इस पर प्रभाव पड़ गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बीमार पड़ना, नशे की आदत पड़ना, प्रभावशाली होना, ये नहीं होगा, बल्कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रभाव पड़ना। तो जो भी बच्चे प्रभाव पड़ना बिल्कुल टिक किए होंगे, बिल्कुल उनका सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर बताए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है कि ओ उपसर्ग से बना शब्द है। ओ उपसर्ग
से बना शब्द है, क्या है? उपसर्ग से। तो उपसर्ग यानी जो पहले लगता है, जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, जो बाद में जुड़ता है, जो पीछे से जुड़ता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो आप देख सकते हैं, यानी कि जो जुड़ता है अगर उसको हम हटा दें, जैसे अगर को हटा दें तो जो दूसरा शब्द बनेगा पीछे से, तो वो भी एक शब्द होना चाहिए। देख सकते हैं अवगत लिखा हुआ है, तो अ को अगर हटा देते हैं तो बगत, बगत कुछ नहीं होगा, तो ये आपका उपसर्ग नहीं होगा, मतलब अ उपसर्ग इसमें नहीं सेट होगा। अनहित, तो अनहित अनहित, ये भी अ उपसर्ग इसमें नहीं होगा। अथा, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि था जो है एक क्या है, एक सार्थक शब्द है। तो था बिल्कुल सार्थक शब्द है, तो इसमें हो जाएगा अ जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अधपका धपका ये भी नहीं होगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है? तो आप देख सकते हैं महाप्राण क्या होता है, तो महाप्राण वो चीज़ होता है जो प्रत्येक वर्ग का, जो भी हम लिखते हैं क से लेकर के जो व्यंजन वर्ण होता है उसमें प्रत्येक वर्ग का जो होता है दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो आप देख सकते हैं दूसरा और चौथा वर्ण वाला कौन सा समूह है, तो ये ध जो है तो थो दो ध ये चौथा है, चौ ये पहला है, तो पहला जब ही है तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मो तालम सो और धो, ये भी नहीं होगा, यो पहला हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है आप देख सकते हैं ख चो क ख, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चौ छ ये आपका दूसरा है, और ये ठो टो ठो यानी कि दूसरा है। दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ग, कोई भी वर्ग जो होता है व्यंजन वर्ण में क से लेकर के य तक का जो वर्ग है उसमें आपका दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो आपका महाप्राण होता है, तो वो अक्षर हो जाएगा बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि परबल में कौन सा उपसर्ग है? परबल में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बच्चों अभी हमने देखा था कि उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग जो पहले जुड़ता है, उपसर्ग मतलब जो शुरुआत में जुड़ता है कोई भी शब्द में, तो वो आपका उपसर्ग होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रो परबल, तो बल अलग हो जाता है तो प्रो इसका उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब उपसर्ग से बना शब्द है, ब उपसर्ग से बना शब्द कौन है? तो ब उपसर्ग से आप देख सकते हैं बदौलत है, बदनाम है, या बर्दाश्त है, या बाकलम है, तो बिल्कुल कौन सा होगा? तो आप बिल्कुल बिल्कुल समझ गए होंगे, इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा ब से हो जाएगा बदौलत, यानी कि ब दौलत, यानी कि दौलत अलग हो जाता है, तो बिल्कुल ब अलग, यानी कि ब इसमें जुड़ करके बदौलत बना है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। बाकी सब जो है बदनाम, दनाम, रदास्त, ये सब कोई सार्थक शब्द नहीं होता, इसलिए ये सारे में सेट नहीं करेगा ब शब्द, बाकी ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसको आप लोग बिल्कुल निश्चित रूप से सही रूप से कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है आपके 2026 के एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए है ज्योतिष्ना, इसको बोलते हैं ज्योतिष्ना, ज्योतिष्ना, ज्योत्सना, ठीक है। आप देख सकते हैं ये शब्द लिखा रहता है ज्योत्सना, ठीक है, किसमें? तो वंदे मातरम जो हम लोग बोलते हैं उसमें ज्योत्सना मिल सकता है देखने को आपको। ज्योत्सना, ये लिखा हुआ विश्लेषण, ये लिखा हुआ कवित्री, ये लिखा हुआ है अनाधिकार। तो इसमें से अशुद्ध कौन है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ज्योत्सना लिखा हुआ है, यहाँ पे नौकर है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा? तो इसमें आप देख सकते हैं आपको अशुद्ध देखना है, कौन सा गलत होगा। काफ़ी ये अच्छा सवाल है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हैं डी, ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि अनाधिकार जो है ये आपका अशुद्ध लिखा हुआ है। अनाधिकार कैसे होगा? तो अन जोर देख सकते हैं, अन होना चाहिए, अनधिकार होना चाहिए, अनधिकार होना चाहिए, ठीक है, अनधिकार होना चाहिए, तो आकर नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है अनजोर अधिकार हो सकता है, इसका मूल शब्द अधिकार इधर हो जाएगा अन, तो लेकिन यहाँ पे अनाधिकार लिखा हो तो ये अशुद्ध हो जाएगा, अनधिकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए एक बार देख लीजिए, यहाँ पे अनधिकार इस प्रकार से होना चाहिए,
तो ये सही होता और ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल अशुद्ध है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किया। आपको कैसा लगा ये चीज़ें निश्चित रूप से बताइएगा। ये व्याकरण का मेरा पहला वीडियो था। अगर आप इस प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, तो मैं आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ताकि आपको बिल्कुल जो है परीक्षा में व्याकरण विषय में जो है बिल्कुल दिक्कत ना हो। आप जो है पहले से तैयारी करके जाएँ और 100% जो है आप हिंदी सब्जेक्ट में जो है नंबर आप उठा करके आए व्याकरण से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।